100 पर बाकी कितने जो है चैनल है, डीडीएच चैनल है, जो उच्च गुणवत्ता जो शैक्षणिक है उसको प्रसारित करने के लिए समर्पित है। तो कितने चैनल है? 34 चैनल। कितने चैनल है जी? 34 चैनल। किशोरों के बौद्धिक विकास के लक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही है? तो कौन से जो लक्षण है किशोरों के बौद्धिक विकास के लिए, तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा वो है कल्पना है, और क्या है? चिंतन और तर्कण है, और क्या? ध्यान अवधि है। जो अमूर्त मनोभाव है वो लक्षण नहीं है बौद्धिक विकास का किशोरों के लिए, परंतु कल्पना है, चिंतन है और ध्यान विधि है। किशोरों की बौद्धिक विकास की विशेषताओं में कल्पना है, चिंतन है, तर्क है और ध्यान की अवधि भी शामिल है, परंतु जो अमूर्त भावनाओं को आमतौर पर बौद्धिक विकास का हिस्सा नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिप्ड क्लासरूम पलटी कक्षा वातावरण निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देता है? जो फ्लिप्ड क्लासरूम या पलटी कक्षा है ये क्या होता है? ये होता है जो आज के युग में जो पढ़ाई हो रही है, स्टडी हो रही है, जिसे कहते हैं रट्टा मारना, ये कौन सी है? फ्लिप्ड क्लासरूम होता है, जो नम्य अधिगम संस्कृति। क्या है? नम्य अधिगम संस्कृति। एक फ्लिप कक्षा का वातावरण एक लचीली अधिगम की संस्कृति को बढ़ावा देता है। जो फ्लिप है, जो पलटी जो क्लास कक्षा का जो है, ये क्या? लचीली अधिगम संस्कृति का बढ़ावा देता है। फ्लिप एक कक्षा में छात्रों को घर पर समीक्षा करने के लिए पहले से रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान या अन्य शिक्षणिक सामग्री भी दी जाती है। जो फ्लिप क्लासरूम है, जो कक्षा वातावरण है, इसमें क्या दिया जाता है? पहले से ही बच्चों को घर पर जो होमवर्क के लिए क्या है, रिकॉर्डिंग करके एक लेक्चर दिया जाता है, जिससे अधिक लचीली व्यवस्था और व्यक्तिगत अधिगम की अनुमति मिलती है। इसके बाद कक्षा के समय का उपयोग अत्यंत क्रियात्मक गतिविधियों, समूह चर्चाओं और प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए किया जाता है, जो सक्रिय शिक्षण और जो संलग्नता को बढ़ावा देता है। कैनवास एक अधिगम प्रबंधन प्रणाली है। कैनवास एक अधिगम प्रबंधन प्रणाली है जो ऑनलाइन शिक्षण एवं अधिगम में सहायता प्रदान करता है। जो LMS है, ये क्या? एक कैनवास अधिगम प्रणाली है। क्या करता है? ऑनलाइन शिक्षण एवं अधिगम में सहायता करता है। क्वेश्चन बन जाएगा जो इसमें कौन सी ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली है, वो कौन सी है? LMS कैनवास है। ये क्या है? ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली अधिगम है जो सहायता करती है। कैनवास एक दंत शुल्क LMS है, नहीं है। कैनवास एक दत्त शुल्क एलम्स नहीं है, शुल्क नहीं है, टैक्स नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो इसलिए दूसरी जो स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट सही है। कैनवास एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। फुल फॉर्म है LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। कैनवास एक लर्निंग है जो ऑनलाइन शिक्षा और अधिगम का समर्थन करता है। इसका उपयोग जो शैक्षणिक संस्थानों और व्यवसायों के द्वारा छात्रों या कर्मचारी को ऑनलाइन पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री, संचार उपकरण प्रदान करने के लिए किया जाता है। कैनवास ऑनलाइन अधिगम की सुविधा के लिए असाइनमेंट देता है, सबमिशन देता है, ग्रेडिंग देता है और डिस्कस फोरम और क्यूज जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है। तो जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में जो कैनवास एक लर्निंग प्रक्रिया है, एक लर्निंग एजुकेशन का माध्यम है, इसमें जो है कौन कौन सी सुविधा मिलती है? तो इसमें जो मिलती है असाइनमेंट, सबमिशन की, ग्रेडिंग की, डिस्कस फोरम और क्यूज जैसी सुविधाएं भी है। हम LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में हम सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। परंतु जो कैनवास है एक अतिरिक्त सुविधाओं के साथ एक भुगतान संस्करण प्रदान करता है। अतिरिक्त सुविधाओं के साथ जो भुगतान प्रदान करता है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कैनवास का एक मुफ्त संस्करण भी उपलब्ध है। क्योंकि भुगतान के साथ साथ क्या है, ये एक मुफ्त सेवाएं भी देता है, जिसका उपयोग व्यक्तिगत जो शिक्षक है या छात्र सहित किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। सशुल्क संस्करण आमतौर पर बड़े संस्थानों या संगठनों के द्वारा उपयोग किया जाता है। जो शुल्क है, जो टैक्स पे देना पड़ता है, वो कौन से बड़े संस्थानों में देना पड़ता है, परंतु ये शुल्क के साथ साथ क्या फ्री भी है। जिज्ञासा रणनीति निम्नलिखित में किसका एक उदाहरण है? जिज्ञासा जो रणनीति है वो किसका एक उदाहरण है? जिज्ञासा जो रणनीति किसका एक उदाहरण है? जिज्ञासा रणनीति एक सहकारी अधिगम का उदाहरण है। कैसा रणनीति है, इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? आरा रणनीति। किस तरह बन सकता है कि जिज्ञासा रणनीति का दूसरा नाम क्या? आरा रणनीति या सहकारी अधिगम एक उदाहरण है। जो जिज्ञासा रणनीति है, आरा रणनीति सहकारी अधिगम का एक उदाहरण है। सहकारी अधिगम एक शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसमें छात्र एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी कार्य को पूरा करने के लिए छोटे समूह को एक साथ काम करता है। आरा रणनीति एक विशिष्ट प्रकार से सहकारी शिक्षा है। छात्रों को विषम समूह का सौंपा जाता है। अलग अलग जो
समूह है उसको काम है सौंपा जाता है। समूह में प्रत्येक छात्र को अधिगम के लिए एक अलग जानकारी दी जाती है। छात्र फिर अपने समूह के अन्य सदस्यों को अपनी जानकारी के बारे में पढ़ाते हैं। गतिविधियों में एक हद तक प्रत्येक छात्र ने सारी जानकारी प्राप्त कर ली होती है और समूह की समग्र समझ में योगदान में भी जो क्या है समझ होता है। तो आरा रणनीति है, सहकारी अधिगम है, ये क्या है, एक है सहकारी अधिगम एक शैक्षणिक दृष्टिकोण है। यदि शोध का फोकस एक उस विद्यालय में सुधार लाता है, शोध है रिसर्च है जो करने वाला है, एक विद्यालय में सुधार लाता है जिसमें विद्यार्थी प्रतिभागी और शोध पर्यवेक्षक शिक्षक है, प्रतिभागी है और शोध जो पर्यवेक्षक मतलब निगरानी वाला शिक्षक है। इस तरह के शोध को किस रूप से नाम दिया जाता है, जिसमें प्रतिभागी बच्चे हो, बच्चे भाग ले रहे हो और जो टीचर की क्या है भूमिका, टीचर उनको देख रहा है कि बच्चे कैसे कर रहे हैं। तो कौन से शोध का प्रकार है, वो है क्रियानिष्ठ शोध एक्शन रिसर्च। तो किसका प्रकार है, क्रियानिष्ठ शोध एक्शन रिसर्च है, उसका प्रकार है। यदि अनुसंधान का एक फोकस एक ऐसे समूह में सुधार करना जिसमें छात्र सहभागी हो और जो शिक्षक क्या है एक शोध पर्यवेक्षक के रूप में भूमिका निभा रहा है, तो वो कौन सी शोध है, क्रियात्मक शोध। मतलब कि बच्चे खुद भाग ले रहे हैं और टीचर है उनको क्या है चेक कर रहा है कि एक क्लास में उनकी निगरानी कर रहे हैं, तो वो कौन सी क्रियात्मक शोध है। क्रियात्मक शोध एक प्रकार का एक अनुप्रयोग शोध है। क्रियात्मक शोध किसका प्रकार है, एक अनुप्रयोग शोध है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट संदर्भ में व्यवहारिक समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। कौन सी शोध है जो व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोग की जाती है, क्रियात्मक शोध या अनुप्रयोग। जो अनुप्रयोग है अप्लाइड जो रिसर्च है उसमें किस लिए यूज होती है, वो सिर्फ व्यवहारिक है, व्यवहारिक कार्य के लिए जो है अप्लाइड या क्रियात्मक शोध का प्रयोग है वो किया जाता है। जैसा कि संगठन है, स्कूल है, एक सहयोगी या पुनरावृत्ति प्रक्रिया है जिसमें समस्या का पहचान करना, कार्य योजना विकसित करना, योजना का कार्यान्वयन करना, मूल्यांकन करना, भविष्य की कार्रवाई को सूचित करने के लिए परिमाण पर विचार करना। क्रियात्मक अनुसंधान में प्रतिभागी सक्रिय रूप से अनुसंधान प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इसमें शिक्षक है, छात्र है, प्रशासक और अन्य हितधारक शामिल भी हो सकते हैं। तो क्रियात्मक है इसमें कौन कौन शामिल होंगे, प्रतिभागी भी होंगे, शिक्षक भी होंगे, छात्र है, अन्य छात्र है, प्रशासक है और हितधारक भी शामिल होते हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि ये किस लिए की जाती है कि समस्या को पहचान करना, कार्य योजना विकसित करना, योजना का कार्यान्वयन करना, मूल्यांकन करना, भविष्य की कार्रवाई को सूचित करने के लिए परिमाणों पर विचार किया जाता है। भर्ती चयन के लिए एक समूह की सदस्यता, अवस्थिति या कुछ अन्य पहचान किए गए चर पर आधारित व्यक्तिगत उत्तरदाताओं की बजाय लोगों के समूह के लिए चयन या नियत कार्य को किस रूप में लेबल किया जाता है। कि भर्ती चयन के लिए समूह की सदस्यता, अवस्थिति, कुछ अन्य पहचान किए गए चर पर आधारित व्यक्तिगत उत्तरदाताओं की बजाय लोगों के समूह को चयन या नियत कार्य के किस रूप में लेबल किया जाता है, तो है समूह भर्ती चयन। क्या होगा, समूह भर्ती चयन। किसी भी समूह की सदस्य स्थान या नमूने के लिए किसी अन्य ज्ञात चर के आधार पर व्यक्तिगत उत्तरदाताओं की बजाय लोगों के समूह का चयन करना। एक व्यक्तिगत उत्तरदाताओं की बजाय लोगों के समूह में चयन करना या असाइनमेंट क्लस्टर नमूनन का किया है लेवल किया जाता है। समूह प्रतिचयन या क्लस्टर नमूनीकरण का लेवल किया जाता है। क्लस्टर नमूनीकरण या समूह प्रतिवर्ग क्या है, एक प्रकार की संभाव्यता नमूना पद्धति है जहाँ जनसंख्या कुछ पहचान योग्य विशेषताओं के आधार पर समूह या समूहों में विभाजित किया जाता है और समूहों का एक या जो यादृच्छिक नमूना चुना गया, फिर चयनित समूह के सभी व्यक्तियों को नमूने में शामिल किया गया। क्लस्टर नमूनीकरण आमतौर पर तब उपयोग किया जाता है जब जनसंख्या बड़ी होती है। तो क्लस्टर जो है नमूनाकरण का उपयोग कहाँ किया जाता है, बड़ी जनसंख्या में। बड़ी जनसंख्या है वहाँ कौन सा क्लस्टर नमूनीकरण का प्रयोग किया जाता है। एक विस्तृत क्षेत्र में बिखरी हुई होती है तो उस तक पहुँचाना या मुश्किल होता है, इसलिए क्या है क्लस्टर जो सैम्पलिंग है उसका जो क्लस्टर सैम्पलिंग या नमूनीकरण है उसका प्रयोग किया जाता है। सहसंबंधात्मक है, उसमें किनके बीच संबंध का वर्णन किया गया है, अंतराल चर। सहसंबंध जो अनुसंधान है, विवरण है, अंतराल चर के बीच का संबंध है। जो अंतराल चर है वो किसके बीच में जो संबंध है, कोरिलेशन है, उनके बारे में अंतराल चर के बीच का संबंध है। अंतराल चर वे चर है जिनके पास अर्थपूर्ण क्रम और मूल्यों के बीच समान अंतराल है। जो अर्थपूर्ण क्रम है और मूल्यों के बीच क्या समान अंतराल है वो कौन से अंतराल चर है, लेकिन वास्तविक शून्य बिंदु नहीं है। तो क्वेश्चन आएगा अंतराल चर वो है जिनके पास अर्थपूर्ण क्रम है और उनके मूल्य के बीच समान अंतराल होता है परंतु उनके वास्तविक शून्य बिंदु नहीं है। अंतराल चर के उदाहरण में सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में मापा गया है। जो अंतराल चर के
किस किस में माप सकते हैं, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट है वो किस में, अंतराल चर में। और तापमान, आईक्यू स्कोर समय शामिल है, आईक्यू है, समय है, तापमान है, फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, ये अंतराल चर में आएंगे। अंतराल चर में क्या है, कोई भी शून्य नहीं होता, बिंदु जीरो है वो नहीं होता, शून्य बिंदु पॉइंट बिंदु है वो नहीं होता। सहसंबंध अनुसंधान एक प्रकार का शोध डिजाइन है। सहसंबंध अनुसंधान एक शोध डिजाइन है जो दो या दो से अधिक चर के बीच संबंधों को छेड़छाड़ किए बिना जांचता है। किसके बिना, छेड़छाड़ नहीं की जाती और उसके बिना ही जांच हो जाती है। वो कौन सा है, वह सहसंबंध अनुसंधान है। सहसंबंध गुणांक जैसे पियर्सन के या आर स्पीयरमैन के रो का उपयोग दो अंतराल चर के बीच संबंध की ताकत और दिशा को मापने के लिए किया जाता है। तो क्या सहसंबंध है, ये अंतराल चर के बीच का संबंध है। अंतराल चर में जिसके पास अर्थपूर्ण क्रम और मूल्य के बीच समय होता है परंतु बिंदु शून्य नहीं होता। अंतराल चर में सेल्सियस या फ़ारेनहाइट है, आईक्यू स्कोर है, टाइम है, ये शामिल है। सहसंबंध अनुसंधान का शोध डिजाइन या जब दो से अधिक चर के बीच के संबंध को छेड़छाड़ किए बिना ही जांचता है। गुणांक जैसे पियर्सन के आर या स्पीयरमैन के जो पियर्सन का क्या आर और स्पीयरमैन का क्या रू का उपयोग है दो अंतराल चर के बीच के संबंध के लिए ताकत और दिशा को मापने के लिए किया जाता है।